थैंक यू। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किर्गिस्तान में पढ़ रहे मध्य प्रदेश के लगभग 1200 छात्रों के सुरक्षित होने की बात कही है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि शीघ्र होने वाली परीक्षा के बाद उन्हें घर वापस बुला लिया जाएगा। सीएम ने लिखा कि भारतीय दूतावास के 2 अधिकारियों ने छात्रों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम लिया है और कोई अप्रिय सूचना नहीं है, वहां पर स्थिति नियंत्रण में है। विद्यार्थी किसी भी आपात स्थिति में एवं किसी के साथ भी किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर स्वयं अथवा उनके परिजन सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर 01126772005 मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली ये जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 2 से 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और इस पर संपर्क कर सकते हैं किसी के भी परिवार वाले जिन्हें बात करनी है। और उज्जैन से खबर है, सड़क को चौड़ी करने पर विवाद हुआ। सड़क के बीच आ रहे हैं कई धार्मिक स्थल, करीब 18 धार्मिक स्थल आ रहे हैं सड़क के बीच। सड़क चौड़ी करने के लिए प्रशासन ने 485 मकान हटा दिए हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों को हटाने का लोग विरोध कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। तो वो धार्मिक स्थल जो सड़क के बीचों बीच आ रही हैं, उन्हें हटाने का कार्य लगातार चल रहा है, लेकिन कुछ लोग इस बीच विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। अजय, कौन सा इलाका है, कहां पर कार्रवाई चल रही है और क्यों लोग यहां पर धरना करते नजर आ रहे हैं? ये देखिए, उज्जैन के केडी गेट से इमली तिराया तक इस रोड को चौड़ीकरण किया जाना था, जिसमें 50 फीट का ये रोड चौड़ीकरण किया गया है। इसकी कार्रवाई जो है 4 जून 2023 को की गई थी। इसके बाद ये रोड चौड़ीकरण तो हो गया था, लेकिन इसके कारण भी कई बाधाएं आ रही थी, जिसमें जो मंदिर और मस्जिद जो हैं वो बीच में बाधा बन रहे थे, जिसको लेकर जो है बिजली के पोल लगाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसको हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। आज जो है नगर निगम के द्वारा सुबह से ही इसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई। कई मंदिरों को शिफ्ट करने का कार्य किया जा रहा है नगर निगम की ओर से। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों का विरोध था कि मस्जिद को का आगे का हिस्सा नहीं हटाया जाए, लेकिन अब उनमें भी प्रशासन ने उनको समझाई दी है, उनको सहमति बनाई गई है उनकी, और अब जो है उसको भी तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये सिंहस्थ 2028 को देखते हुए ये रोड चौड़ीकरण किया गया था, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय की पेशवाई और श्रद्धालुओं के आने जाने में ये मार्ग काफी काम आता है। इसको देखते हुए जो विवाह चक्का जाम की स्थिति बनती थी, यानी कि विरोध के बाद जो विरोध करता थे, समझाइश के बाद वो मान गए और अब यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण का काम जल्दी होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अजय। तो धार्मिक स्थल को हटाने का विरोध किया जाता, लेकिन समझाइश के बाद ये सभी मान गए हैं और अब सड़क चौड़ीकरण का जल्दी काम शुरू होगा। और अब खबर नरसिंहपुर से है, जहां मर्डर केस में पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया है। गाडरवारा में युवक की हत्या हुई थी। प्रेम संबंध को लेकर हत्या करने की आशंका व्यक्त की गई है। पुलिस ने हत्या के जल्द पर्दाफाश करने की जताई है उम्मीद, और पुलिस ने रिक्रिएट किया है पूरा सीन। गाडरवारा में हुई युवक की हत्या का ये पूरा मामला है और नरसिंहपुर से खबर, प्रेम संबंध को लेकर हत्या करने की आशंका, और इसके चलते पुलिस सीन रिक्रिएट करने के लिए लोकेशन पर पहुंची थी। मर्डर केस का पर्दाफाश करने में पुलिस जुटी हुई है। जांजगीर चांपा में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। हसदेव नहर बंद होते ही जल संकट सताने लगा है। कई वार्डों के बोर और नल का जलस्तर कम हो चुका है। करोड़ों रुपए की जल आवर्धन योजना कई सालों से अधूरी पड़ी हुई है। पिछले साल भीषण जल संकट के बाद भी प्रशासन ने सीख नहीं ली। हसदेव नहर बंद और भीमा तालाब में भी पानी कम है। तो अमूमन ये देखा जाता है कि गर्मी के दिनों में पानी का संकट होता है और कई इलाकों में संकट बहुत जल्द ही देखने को मिला है। पानी की कमी से जो पब्लिक है वो तो परेशान है ही, साथ ही जो नहर है वो भी अब बंद हो चुके हैं। के लिए क्षमता के लिए जो व्यवस्था की गई है और जो पाइपलाइन बिछाए गए हैं उसमें कम से कम पानी आना चाहिए, घर घर उसका कनेक्शन दिया जाना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार पानी कम से कम लोगों को मिलना चाहिए। इसका व्यवस्था नगर पालिका को करना चाहिए और उसके लिए सचेत रहना चाहिए। नगर पालिका को तैयार रहना चाहिए कि भीषण गर्मी में भी पानी का संकट ना हो।
धमतरी में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। चोरी की 15 बाइक बरामद हुई है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं और आप ये देखिए कि जो चोरी की बाइक है, चोरी की 15 बाइक बरामद कर ली गई है। साथ ही 4 आरोपी जिन्होंने इन 15 बाइक को चुराने में पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। धमतरी में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 15 बाइक के साथ ही 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 2 नाबालिग भी इसमें शामिल हैं। क्षेत्र के देसी शराब दुकान के पास 4 संदिग्ध व्यक्तियों को 2 मोटरसाइकिल पे देखा गया था, जिन्हें थाना लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई, जिनसे 15 नग मोटरसाइकिल बरामद किया गया है और 2 आरोपियों को न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। 2 नाबालिग के विरुद्ध विधि संगत कार्रवाई की गई है। और अब रायपुर से खबर है, जहां झारखंड के चुनावी दौरे पर जाएंगे सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। झारखंड में करेंगे चुनावी प्रचार। झारखंड के जमशेदपुर में प्रचार करेंगे सीएम साय। जमशेदपुर में रोड शो भी करेंगे विष्णुदेव साय। बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो का प्रचार करेंगे। सुबह 11:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट से होंगे रवाना। शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास झारखंड से रायपुर लौटेंगे सीएम साय। और ये जो पूरा स्केड्यूल है आज उनका, वो आपको बता रहे हैं। झारखंड के चुनावी दौरे पर सीएम आज रहने वाले हैं। जमशेदपुर में चुनावी सभा करेंगे और रोड शो भी करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो वहीं रायसेन में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। मेडिकल स्टोर और क्लिनिक में ताला लग गया। कार्रवाई के डर से जी रहे मेडिकल संचालक, जहां न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाई गई थी। गर्भपात की प्रतिबंधित दवा बेचने का ही पूरा मामला है। रायसेन में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। मेडिकल स्टोर और क्लिनिक में ताला लगा। कार्रवाई के डर से मेडिकल संचालक दुकानें बंद कर लेते हैं और न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाई गई थी, जिसमें गर्भपात की प्रतिबंधित दवा बेचने का पूरा मामला है। और अब इस वीडियो के सामने आने के बाद मेडिकल स्टोर्स संचालक पर डर का माहौल है और अब कार्रवाई के डर से वे अपनी दुकानें भी बंद कर लेते हैं। जो कंपनी है अलग है। देखो, हम जानबूझ के आगे में पावर रखेंगे तो चलेगा। रायपुर से खबर, जहां नक्सल पुनर्वास नीति पर डिप्टी सीएम ने पुनर्वास नीति के लिए सुझाव मांगे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने फॉर्म जारी किए और इस फॉर्म के जरिए मेल आईडी, गूगल फॉर्म जारी किया गया है। नक्सलियों से अनुरोध, नक्सलियों से सरकार ने सुझाव मांगे हैं। सरकार ने पूछा क्या होनी चाहिए पुनर्वास नीति। तो खबर रायपुर से, नक्सल पुनर्वास नीति पर यह बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम ने पुनर्वास नीति के लिए सुझाव मांगे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने फॉर्म जारी किया है और मेल आईडी, गूगल फॉर्म जारी कर नक्सलियों से अनुरोध कर नक्सलियों से सरकार ने सुझाव मांगे हैं। पूछ लिया जाए, माओवादियों से पूछ लिया जाए कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। इसके लिए कोशिश ये की गई कि जो लोग जाकर के अंदर रिपोर्टिंग करके आते हैं उनका संपर्क हो सकता है, तो उनसे ही आग्रह किया गया कि एक बार उन्हीं से पूछ लें कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। इंदौर नगर निगम ने शहर में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया है। शहर की 500 से भी ज्यादा कॉलोनियों में रहने वाले लोगों पर अब बढ़े हुए टैक्स का बोझ बढ़ेगा। 1 साल पहले नगर निगम की एमआईसी में यह प्रस्ताव पास हुआ था, जिसे अब लागू कर दिया गया। नगर निगम ने बढ़े हुए प्रॉपर्टी टैक्स की अधिसूचना भी जारी कर दी है। हालांकि महापौर पुष्पमित्र भार्गव का कहना है कि इंदौर की कॉलोनियों को अलग अलग रेट जोन में रखा गया है। वहीं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि बजट में मेयर ने नया टैक्स नहीं बढ़ाने की घोषणा की थी, तो फिर यह फैसला कैसे ले लिया। वर्ष में 2023 के बजट में रेड जोन बढ़ाने की बात हुई थी। रेड जोन से तात्पर्य होता है कि जो कॉलोनियाँ जिस टैक्स स्लैब में होनी चाहिए उसमें वो नहीं थी, कम में थी, तो उनका टैक्स स्लैब या जोन हम चेंज करेंगे। तो 1 साल पहले के निर्णय को हमने इस फाइनेंशियल ईयर से सिस्टम पे चढ़ाने का काम किया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव होते हुए टैक्स कैसे बढ़ गया। देखिए, ये तो
नगर निगम इंदौर और महापौर जी के द्वारा सरासर इंदौर शहर की जनता के साथ धोखाधड़ी है, अन्याय है, अत्याचार है, एकदम तानाशाही से पूर्ण रूप से लिप्त निर्णय लिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी थी, बजट के समय में भी इस पर बहुत बहस हुई, हमारा कड़ा विरोध था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शॉट पुट पैरा खिलाड़ी सचिन सर्जेराव खिलाड़ी को बधाई दी है। सिंधिया ने ट्वीट कर सचिन को बधाई दी है। आपको बता दें कि जापान में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में भारत के सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने 16.30 मीटर शॉट पुट फेंक स्वर्ण पदक हासिल किया। सिंधिया ने सचिन को इस उपलब्धि पर बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने पोस्ट में क्या लिखा है ये भी आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा, शाबाश सचिन, शाबाश। जापान में आयोजित #वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में भारत के सचिन ने 16.30 मीटर शॉटपुट फेंक स्वर्ण पदक हासिल कर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। सचिन को इस उपलब्धि हेतु अनेकानेक बधाई तथा भविष्य हेतु शुभकामनाएं। और अब बात खंडवा की करेंगे, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद देखने को मिला। व्यापारियों को उठाकर पुलिस थाने ले गई। अतिक्रमण हटाओ मुहिम के दौरान विवाद हुआ, रसीद बनाने की बात पर हंगामा हुआ। लोहा मंडी क्षेत्र में चल रही थी कार्रवाई, जहां व्यापारी ने कहा था सबके साथ समान कार्रवाई करो। व्यापारी एकत्रित होकर कोतवाली थाने पहुंच गए, बोले व्यापारियों के साथ ऐसी हरकत करेंगे तो बाजार बंद करेंगे। खंडवा में 1 सप्ताह से मुहिम चल रही है और अब देखिए किस तरीके से व्यापारियों को वाहन में ठूस कर ले जाया जा रहा है और व्यापारियों ने अब चेतावनी भी दे दी है बंद की। व्यापारियों ने बाजार बंद की चेतावनी देते हुए विरोध किया और इसके बाद व्यापारियों को वाहन में ठूस कर थाने ले जाया गया। सिखों के तीसरे गुरु श्री अमरदास जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जिसके लिए श्री हर मंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर को आतिशबाजी और दीपों से रोशन किया गया। गोल्डन टेम्पल को सुंदर फूलों और लाइटों से सजाया गया है। गोल्डन टेम्पल को सजाने के लिए रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। बता दें कि सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास ने लोगों को समाज को विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करने के लिए सही मार्ग दिखाया है। और अब खबर अनूपपुर से, जहां एक महिला ने अपने पति पर 8 माह की मासूम बच्ची को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया। बच्ची जिला अस्पताल में बच्चों के वार्ड में भर्ती है, जो बेड पर दर्द से तड़प रही है। उसके दोनों हाथ और एक पैर और कमर में फ्रैक्चर है। महिला का कहना है कि कई दिन से उसे और उसकी बेटी को जान से मारने की बात पति कर रहा था। और ये देखिए मासूम बच्ची है, बहुत छोटी बच्ची है, जिसे बुरी तरीके से उसके पिता ने पीट दिया। पति पर 8 माह की मासूम बच्चों को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। राजस्थान रॉयल्स ने बेंगलुरु के IPL ट्रॉफी जीतने के सपने को तोड़ दिया। कप प्लेऑफ का दूसरा मुकाबला RCB और राजस्थान के बीच खेला गया था, जिसमें राजस्थान ने बेंगलुरु को 4 विकेट से शिकस्त दी। मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने 172 रन बनाए थे। जवाब में राजस्थान ने 19 ओवर में 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब राजस्थान का सामना 24 मई को क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। 26 मई को फाइनल खेला जाना है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे भी आप देखते रहिए News 18।